नमस्कार बच्चों, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज में आज हम लोग कक्षा 5 हिंदी का एक प्रश्न पत्र डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय पिछले साल का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। पेपर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया आपको ज़रूर होगा कैसे प्रिपरेशन आपको करनी है, क्योंकि जैसा कि देखा गया है जब आप प्रैक्टिस करते हैं हिंदी में तो बस पाठ के पीछे जो प्रश्नोत्तर है बस उन्हीं को ही लर्न करते हैं, जबकि आपको देखने को मिलेगा पेपर में कि 80 में से सिर्फ 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। बाकी आपकी ग्रामर भी आती है, सृजनात्मक लेखन भी होता है, व्याकरण भी होता है, तो सभी की प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके लिए तो मैं आपको स्प्लिट अप दिखा दूंगी कि कौन सी कॉम्पिटेंसी, कौन सी दक्षता आपकी कितने नंबर की है। पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। सबसे पहले 10वां पार्ट जो है आपका एक दिन की बादशाहत, यहाँ से की बादशाहत, यहाँ से और आखिरी जो पार्ट है आपका चुनौती हिमालय की, यहाँ तक आपके जितने भी पार्ट है बीच में 9 पार्ट है, ये सभी आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा में आएंगे। ठीक, तो इनकी प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नया है अगर कोई चैनल पर, वीडियो के नीचे देखिए सीधे हाथ की तरफ रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर दक्षताओं की हम बात करें, सबसे पहली दक्षता है आपकी पठन, जो कि 20 नंबर का होगा। इसमें 10-10 नंबर के एक पठित और एक अपठित गद्यांश होंगे जिनको पढ़ के आपको उत्तर देने, और ये सबसे इजी होता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। जब मैं आपको वर्कशीट कराती हूँ तो पठित जो गद्यांश है उसकी प्रैक्टिस तो वहाँ पर आपकी हो ही जाएगी। लेखन में आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे पाठ के पीछे जो होते हैं, या फिर बीच से भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं। इसके लिए वर्कशीट की वीडियो की हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद व्याकरण आपका 15 नंबर का है। सृजनात्मक लेखन जिसमें 3 प्रश्न होंगे 5-5 नंबर के, ये आपका 15 नंबर का है। वर्तनी आपके 10 नंबर की है, जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग्स चूज करनी होती है, और सुलेख आपका 5 नंबर का है। ओके, ये आपकी कॉम्पिटेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि 80 मार्क के पेपर की है तो 40 में आप सभी को हाफ कर लीजिए, बाकी कॉम्पिटेंसीज आपकी यही रहेगी। पठन से शुरू करते हैं। दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पठित गद्यांश है, यानी कि आपकी बुक का ही है। जवाहरलाल अपने चचेरे भाई, चुनौती हिमालय की से हमें पढ़ते ही पता लग गया है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे, समझ आप जाएंगे क्योंकि आप पाठ पढ़ चुके हैं। जवाहरलाल अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने से 8 मील की दूरी थी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा समाप्त हो रही थी और प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। चट्टानी पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। दूर दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर्स ऐसे लगते थे मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। पढ़ लिया आपने, समझ लिया। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है जवाहरलाल कहाँ घूमने निकले थे। पहली लाइन में ही उसका उत्तर है जवाहरलाल कश्मीर घूमने निकले थे। जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर दीजिए। किसके साथ गए थे ये नहीं पूछा है तो इसको आप नहीं लिखेंगे। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, आप जब उत्तर लिखते हैं तो पूरा सेंटेंस ही लिखते हैं। कई बच्चे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ही लिख देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है टीचर के ऊपर। आप इसमें 1 वर्ड जरूर लिख सकते हैं। कश्मीर लिख देंगे तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें मत लिखिए। अगला प्रश्न है जवाहरलाल किसके साथ घूमने निकले थे, तो इसका उत्तर होगा अपने चचेरे भाई के साथ। अगला प्रश्न है लद्दाखी इलाके से अमरनाथ की दूरी कितनी थी, तो अमरनाथ था वहां से 8 मील दूर, तो लद्दाखी इलाके से अमरनाथ की दूरी 8 मील थी। 8 मील भी लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला प्रश्न है आकाश से किसकी समाप्ति हो रही थी। आकाश से कालिमा की समाप्ति हो रही थी, क्योंकि रात खत्म हो गई थी और लालिमा आ रही थी क्योंकि सूर्य निकल रहा था। तिब्बती पठार का दृश्य कैसा था, निराला, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है आपके इसमें। बार बार इसको देखते रहिए, एग्जाम में भी ये रहा, तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। इसको आप पूरा ही लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चट्टानी पहाड़ किससे ढके हुए थे, तो चट्टानी पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे, ये रहा। अगला प्रश्न है दूर से देखने पर छोटे छोटे ग्लेशियर्स कैसे दिखाई दे रहे थे। सो दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर्स ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो। सर्द हवा के झोंके कहाँ तक ठंडक पहुंचा रहे थे, तो हड्डियों तक। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। ये पूरा सेंटेंस इसका उत्तर होगा। उपयुक्त गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए। पाताल, पाताल का विलोम गद्यांश से लिखना है, आकाश है। कालिमा, कालिमा का लालिमा। ओके,
अब एक अपठित गद्यांश है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, आपकी बुक से नहीं होगा। चलिए दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। इनके पिता भारतीय सेवा की मऊ छावनी में थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म निम्न वर्ग की महार जाति में हुआ था। आप जब पढ़ रहे हैं सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है। कई बार ऐसा देखा गया बच्चे पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर उसको ढूंढने लगते हैं बिना इसको पढ़े ही। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, उनके बारे में बताया हुआ, पिताजी का नाम बताया हुआ, माताजी का नाम बताया हुआ है, कहाँ किस जाति में वो पैदा हुए थे वो बताया हुआ है। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता इन्हीं को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की थी। 6 दिसंबर 1956 को मधुमेह से पीड़ित होने के कारण अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब जी को समानता का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय है जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। ओके, पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, जितना भी आप समझ सके। प्रश्न पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप उनको ढूंढ लेंगे अपने पैराग्राफ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो आपको तारीख बतानी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बस इतना ही लिखेंगे क्योंकि कहाँ नहीं पूछा है तो ये सब नहीं लिखना है आपको। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। अब कहाँ पूछा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। तीसरा प्रश्न है इनके पिताजी का क्या नाम था, तो पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। अगला प्रश्न है माताजी का क्या नाम था, माताजी का नाम था भीमाबाई मुरबादकर। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म निम्न वर्ग की किस जाति में हुआ था, तो इनका जन्म निम्न वर्ग की महार जाति में हुआ था। जाति का नाम है महार, आप खाली महार भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता किन्हें माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर जी को। अगला प्रश्न है जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने कौन सी उपाधि दी, उन्होंने उनको बोधिसत्व की उपाधि दी थी, तो ये रहा, अंबेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने बोधिसत्व की उपाधि दी। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कैसे हुई, दोनों ही पूछे हुए, कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1996 को मधुमेह से के कारण इनकी मृत्यु हो गई। पूरा सेंटेंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही कारण पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, ये हमने पढ़ा है। अगला प्रश्न है समानता का प्रतीक किन्हें माना जाता है, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ओके, भीमराव अंबेडकर। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। अब आपकी बुक के प्रश्नोत्तर होंगे लेखन गद्य और पद्य में से। 15 नंबर का है ये, चावल की रोटियां नाटक के हिंदी अनुवादक कौन थे। ये प्रश्न मैंने आई थिंक आपको क्विज में भी कराया है। जितने भी आपकी कविता है उनके कवि और पाठ जिनके लेखक दिए हुए हैं, मैं हमेशा कहती हूँ याद कर लीजिए। ये जो कहानी है ये लिखी थी पियोंग खिन ने, लेकिन इनका अनुवाद किया था मस्तराम कपूर ने। ओके, हिंदी में कपूर, सॉरी। अगला प्रश्न है सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाती है। बिशन की दिलेरी पाठ से प्रश्न लिया गया। सीढ़ी नुमा खेती की जाती है पहाड़ों पर, पहाड़ों को काटकर सीढ़ी की तरह बनाया जाता है क्योंकि अदरवाइज आप फसल उगाएंगे यहाँ पर तो वो आप उगा ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ कि आप उनमें पानी डालेंगे तो पानी पूरा नीचे आ जाएगा, ऊपर मिलेगा ही नहीं, इसलिए उनको काट काट के सीढ़ी जैसा बनाया जाता है और यहाँ पर फिर फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। इसका उत्तर वैसे थोड़ा सा बड़ा होगा, वैसे 1 नंबर में ही पूछा हुआ है। तो बिशन जो है वो पक्षियों से बहुत प्यार करता था, बिशन पक्षियों से प्यार करता था और फिर से प्यार करता था। और आप इतना भी लिखेंगे तो भी उत्तर सही माना जाएगा। वह जानता था कि शिकारी घायल तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे, वे ऐसे ही उसे छोड़ जाएंगे और घायल तीतर को उचित इलाज न मिलने से वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा और फिर इनके हाथ लगा अगर शिकारियों के तो वो उसे खा जाएंगे, इसलिए वह घायल तीतर को बचाना चाहता था। ये मैंने पूरा बता दिया आपको, आप जितना इसमें से लिखना चाहें। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है, ये तो आप
बता सकेंगे नल से, या फिर हो सकता है हैंडपंप हो घर में, मोटर लगा हो, ट्यूबवेल हो, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नदी का उद्गम किसे कहते हैं? जहाँ पहाड़ों से नदी निकलती है। बर्फ पिघलकर आप जानते हैं नदी निकलती है, उसे नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बर्फ होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ पिघलती है और पिघलकर नदी बनती है, तो जहाँ से वो पहाड़ों से आपको निकलती हुई दिखाई देती है वो उसका उद्गम स्थल होता है। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो अंधेर नगरी की प्रजा, अब क्योंकि 2 नंबर का थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, राजा के मरने पर खुश इसीलिए हुई क्योंकि वहाँ का राजा निरा मूर्ख था, क्योंकि वहाँ का राजा मूर्ख था और जिसके कारण शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड देने का तरीका सब कुछ गलत था। वो किसी को भी दंड दे देते थे, कोई जो भाव था सभी चीज़ों का वो भी बराबर था, तो लोग जो उनसे बहुत परेशान थे, इसलिए सभी बहुत खुश हुए। आप ये भी लिख सकते हैं लोग उनकी मूर्खता से परेशान थे। अगला प्रश्न है, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? तो जो मेडल था वो इस बात की निशानी था कि दादाजी पढ़ने में अव्वल थे, और मेडल जो था, मेडल बाहर के लोगों या फिर लोगों के लिए, कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता, या कई लोगों को प्रेरणा देता कुछ करने की, कि देखिए इनके दादाजी इतने होशियार थे और ऐसी प्रेरक वस्तु को संभाल कर आपको रखना चाहिए, लेकिन बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा। मैं बोल ज़्यादा रही हूँ, लिख कम रही हूँ, आप प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ उसको भी अपने उत्तर में लिख देंगे, जैसे भी आपको लगे कि आप इफेक्टिव बना सकते हैं उसी तरीके से। बुआ ने जो मेडल है उसका महत्व नहीं समझा और उससे चूड़ियाँ बनवा ली, इसलिए दादी ने उनसे महामूर्ख कहा। मेडल आप जानते हैं, चूड़ियाँ तो आप कैसे कभी भी बनवा सकते हैं, कोई भी बनवा सकता है, लेकिन मेडल जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, किसी काम में अच्छे होते हैं, उन्हीं को ही मिलता है, जो कि दादाजी थे, तो उनको पढ़ने में मिला था, पढ़ाई के लिए मिला था, जो कई लोगों को प्रेरणा दे सकता था, और उसको पिघलाकर चूड़ियाँ बनवाना एक महामूर्खता का ही काम है। धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? धरती की गुल्लक, जिसमें कि पानी होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है आपका, वह नदी, नालों, तालाबों और वर्षा के जल से भरती है। वर्षा के जल से बारिश होती है, उसका पानी इकट्ठा होता है, उससे धरती जो है सोख लेती है कुछ पानी, नदियाँ जो बहती है नीचे पानी चला जाता है जितना धरती सोख सकती हो, नालों से, तालाबों से और वर्षा के जल से। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? तो जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र इसीलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का मार्ग और ख़तरनाक था, और इन रास्तों के लिए या फिर जो गहरी खाइयाँ थी उनको पार करने के लिए उनके पास उचित सामान नहीं था। तो उचित सामान की कमी के कारण उन्हें अपना सफ़र अधूरा छोड़ना पड़ा। अगला प्रश्न है, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती है? एक तो दूर दूर तक किसी व्यक्ति का दिखाई न देना, क्योंकि वही अकेले थे सिर्फ वहाँ पर, इसलिए शायद फीका लग रहा हो, व्यक्ति का दिखाई ना देना, और दूसरा था कि वहाँ पर ना देना जो वनस्पति थी, पेड़ पौधे और वनस्पति का ना होना, पेड़ पौधे और वनस्पति का ना होना उनके ऊपर, इसकी वजह से जो पहाड़ थे वो बहुत फीके लग रहे थे। ओके, दिखाई ना देना। अगला प्रश्न है, अब व्याकरण पर आते हैं। ये आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब आपने देखा होगा आखिरी के जो पार्ट है वहाँ से प्रश्न कुछ ज़्यादा पूछे हुए हैं, तो उनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। खैर, व्याकरण में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। सबसे पहले कुम्हार का होता है कुम्हारिन, लेखक, लेखिका, लेखिका। दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। मेज का होता है मेजें, बहुत सारी मेज जो होती है। कल का तो कोई बहुवचन नहीं हो सकता, कल तो आने वाला कल तो एक ही होता है, बहुत सारे कल कैसे हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मुझे लगता है कि शायद इसमें करेक्शन हुई होगी, कला हो सकता है, वो कला का बहुवचन कलाएं हो जाएगा। अगर कल का किसी को बहुवचन पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार, जिस भी बच्चे को पता हो। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। वक्त का अर्थ होता है समय, कोलाहल अर्थ होता है शोर।
दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। राम ने केला खाई, तो राम ने केला खाया, केला खाया। अगला प्रश्न है क्रिया शब्द छाटिए। क्रिया होता है जिसमें कोई काम आपका हो रहा हो। कृष्ण क्रिया नहीं है, नाम है, संज्ञा है। दौड़ना क्रिया है, भजन नहीं है, भजन करना जरूर क्रिया होता। हंसना क्रिया है आपकी। ओके, अगला प्रश्न है क्रिया के भेद भी आपको पता होनी चाहिए। हंसना एक अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, और दौड़ना एक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक में जब आप कोई एफर्ट करके काम करते हैं, आप दौड़ रहे हैं, लेकिन हंस आप बाय डिफॉल्ट रहे हैं। सोना एक अकर्मक क्रिया है ना। सांस लेना एक अकर्मक क्रिया, आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करे, वो अपने आप हो रहा है। लेकिन खाना, दौड़ना, चलना, पहनना, ये सब आपकी सकर्मक क्रियाएं होती है। तो 5th क्लास में आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए। दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आग, अग्नि, पावक। वैसे मैं बहुत करा चुकी हूँ आपको, अगर आप वर्कशीट देखते हैं तो। पक्षी, खग, पंछी। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द को छाट कर लिखिए। अमित काला चश्मा पहनता है, तो कैसा चश्मा? काला चश्मा। ममता भारी साड़ी पहनती है, भारी। श्रीदेवी सुंदर अभिनेत्री है, तो सुंदर आपका एक विशेषण हो जाएगा इसमें। नीरज बड़े घर में रहता है, कैसे घर में? बड़े घर में, तो बड़ा एक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। प्रकृति, पेड़ पौधों के कटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। पौधों के कटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। ओके, अगला है चुनौती, बिगड़ता है। किसी का भी नाम लिख दीजिए। महेश हर समय चुनौतियों के लिए तैयार रहता है, या फिर हमें चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा है। हमें चुनौतियों का डटकर, अब जरूर नहीं चुनौती है तो आप चुनौती लिखेंगे, बहुवचन भी लिख सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस शब्द में चल जाते हैं। का डटकर सामना करना चाहिए। अगला प्रश्न है करना चाहिए। दिए गए नीचे दिए गए वाक्यों के काल बताइए। सबसे पहले रणवीर पुस्तक पढ़ रहा है, ये काम अभी हो रहा है, तो ये वर्तमान काल है। वैसे वर्तमान के भी कई आपके जो है सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 3 ही काल है मेन आपके। सीता 2 दिन बाद जयपुर जाएगी, तो ये भविष्य काल है, क्योंकि आगे होगा, भविष्य काल। आगे है दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। मुंह में पानी आना, इसका मतलब होता है जी ललचाना। जब आप कोई बहुत अच्छी चीज़ देखते हैं खाने की स्पेशली, तो आपका जी ललचा जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। पानी पानी होना अर्थात शर्मिंदा होना। ये आई थिंक लास्ट जो पार्ट है आपका, नहीं सेकंड लास्ट, पानी वाले जो लेख है होना, उसमें ये कुछ आपको पानी के मुहावरे दिए हुए हैं। हमने कुछ एक्स्ट्रा भी किए थे इनसे वर्कशीट में। अगली कॉम्पिटेंसी पर आते हैं। अपने प्रिय पक्षी के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। सबसे पहले तो अपना प्रिय पक्षी लिखिए, कौन सा है। पक्षी ऐसा चुनिए जिसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो। तो मेरा प्रिय पक्षी मोर लिख दीजिए, क्योंकि मोर के बारे में आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेरा प्रिय पक्षी मोर है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं। वह सुंदर, अति सुंदर होते हैं। अब जैसा भी आप बनाना चाहे, बड़ा छोटा सेंटेंस को, होते हैं। मोर के सिर पर कलगी होती है, के सिर पर नीले रंग की कलगी होती है, कलगी होती है। उसके बाद मोर मोर होती है, बारिश आने पर बहुत खुश होता है। बारिश आने से पहले खुश होकर नाचता है। थोड़ा सेंटेंस भी आपका बड़ा हो जाएगा, खुशी से नाचता है। चलिए ठीक, नाचता है। मोर सभी को ही बहुत प्रिय है। नॉल ये सब आप लिख सकते हैं। मोर क्या खाता है? कीड़े छोटे जो है खेतों में, ये सब वो खाता है। तो ये आपके 5 सेंटेंस हो जाएंगे आपके प्रिय पक्षी पर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, तोता भी लिख सकते हैं। तोते का रंग हरा होता है, चोंच लाल होती है, वो मिर्च खाता है ना, घर में पालते भी है, वो बहुत अच्छी जो नकल करता है आदमियों की आवाज़ की। तो ये सब चीज़ें उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। कोई ऐसा पक्षी लिखो जो आपको, जिसके बारे में आपको पता हो। जैसे आप हुदहुद लिख सकते हैं, क्योंकि हुदहुद के बारे में आप 4th क्लास में पढ़ के आए हैं। कलगी होती है ना, ये कितने अंडे देती है, कहाँ पर रहती है, कैसे जो है
अपना घोंसला बनाती है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा लिखते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो फिर उसके बारे में आपको सेंटेंसेस लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आगे आते हैं अपने प्रिय त्यौहार अथवा शिक्षक के बारे में। 5 वाक्य लिखिए। शिक्षक के बारे में लिख दीजिए, मेरी प्रिय शिक्षक या शिक्षिका का नाम ये है, वो कक्षा में हमेशा समय से आती है, हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है और डिसिप्लिन जो है, अनुशासन बनाए रखती है कक्षा में, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल है, एक प्रेरणा स्रोत या फिर एक आदर्श है बाकी बच्चों के लिए कि हमें उनके जैसा बनना है। या फिर प्रिय त्यौहार के बारे में लिख सकते हैं, मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है या गुरु पूरब है या ईद है, जो भी है। ये कब मनाया जाता है थोड़ा सा वो लिख दीजिए। इस दिन लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, सभी परिवार वालों से मिलते हैं, मिठाई खाते हैं, बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं जो कि नहीं छुड़ाने चाहिए, बहुत प्रदूषण हो जाता है उनसे। जो भी चीज़ें आप लिखना चाहें 5 वाक्य आप उसके बारे में लिख दीजिए। ये क्योंकि 5th क्लास में आ गए हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अगला प्रश्न है, आपकी बहन की शादी है, इसकी जानकारी देने के लिए इसकी जानकारी देने और निमंत्रण देने के लिए अपने मामा को पत्र लिखो। सबसे पहले तो ऊपर आप पता लिखेंगे अपना, जो भी है आपके घर का पता, मान लीजिए 202 सरोजनी नगर, जहाँ पर भी आप रहते हैं नगर। नीचे जगह का नाम, मान लीजिए मुंबई में है, दिल्ली में है, जहाँ भी है, फिर पिन कोड यहाँ पर। उसके बाद ध्यान रखना, जब आप किसी रिलेटिव को लेटर लिखते हैं तो कभी सब्जेक्ट नहीं लिखते, विषय मत लिख दीजिएगा यहाँ पर। विषय आप तब लिखते हैं जब आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं जिसके पास आपका पूरा पत्र पढ़ने का समय नहीं होता, वो विषय पढ़ के समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं वो डेफिनेटली आपका पत्र जरूर पढ़ेंगे, इनफैक्ट कई बार पढ़ेंगे, तो उसमें आपको लेटर लिखने की, उसमें आपको विषय लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर तारीख लिखेंगे 23 जनवरी 2021, जो भी लिखना चाहे। और प्रिय मामा जी, सविनय निवेदन यह है कि दीदी की शादी, आपकी बड़ी ही बहन होगी, है कि दीदी की शादी कब होने जा रही है, लिख दीजिए। मान लीजिए 10 फरवरी को होने जा रही है। इस शुभ मुहूर्त पर, क्योंकि अच्छा वो है दिन, मुहूर्त पर आपका उपस्थित होना या आपका यहाँ होना, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब आपको ज़रूर आना है, अनिवार्य है, पता अनिवार्य है। और कृपया सपरिवार पधारकर अपना आशीर्वाद हम सबको अवश्य दीजिएगा, बस दीजिएगा। आपका प्रिय भांजा या भांजी, जो भी आप हैं, नीचे अपना नाम, बस। ओके। शुरुआत में आप चाहे तो पत्र की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे, या फिर आप कैसे हैं, यहाँ पर सब सकुशल है। और फिर या फिर नीचे भी पूछ सकते हैं आप कैसे, ज़रूर लिखिएगा इस तरीके से। ओके, चलिए अब वर्तनी पर आते हैं। ये आपका 10 नंबर का है। सही शब्द पर गोला लगाना है आपको। आशीर्वाद की सही स्पेलिंग, इसमें आप बहुत गलती करते हैं। आशीर्वाद देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, कई बच्चे शौ में ही ऊपर र लगा देते हैं, जो कि गलत है। अगला है गृहकारी है, ये सही स्पेलिंग है ज्ञान। उज्ज्वल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कई बार इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब टीचिंग के लिए इंटरव्यू होता है केवी में, तो उज्ज्वल वर्ड जरूर पूछा जाता है, क्योंकि 50% बच्चों को इस वर्ड का पता ही नहीं होता कि कैसे इसकी स्पेलिंग है। उज्ज्वल में उ 2 बार आधे ज आते हैं और आप जनरली इसको ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल। और अभी भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सही है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सही है उ आधा ज व और ल। इनफैक्ट आप भी किसी से पूछिएगा घर में तो शायद ज़्यादातर लोग यही बताए उज्ज्वल की स्पेलिंग, जबकि सही स्पेलिंग ये है। ओके, और आप ध्यान भी रखिएगा इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। आपसे आपके जो टेस्ट होगा ओरल, उसमें भी टीचर लिखवा के देख सकती है। आगे है प्रश्न, आदर्श आता है। निम्नलिखित शब्दों का सही रूप आपको लिखना है। वनस्पति, तो वनस्पति हम ऐसे लिखते हैं, वनस्पति। परीक्षा, परीक्षा लिखी जाती है, न कि परीक्षा। दृष्टि, दृष्टि। दिक्कत, आधा क आता है, दिक्कत। क्रियाकलाप होता है, क्रियाकलाप। ओके, एक्सपेरिमेंट जिसको आप बोलते हैं। और ये है आखिर में सुलेख। इसमें तो जो आपको ऊपर लिखा है वही साफ साफ अक्षरों में आपको नीचे लिखना है,
जितना साफ आप लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। चलिए, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे आपको तैयारी करनी है, थोड़ा सा ये भी क्लियर होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब अपनी तैयारी बस शुरू कर दीजिए। जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी कि रिविजनल वीडियो भी आपकी अपलोड कर दूँ फाइनल एग्जाम्स के लिए।